जब खेत में कार्बन का परसेंटेज, माइक्रोन्यूट्रिएंट का परसेंटेज अगर स्थिर हो जाता है तो फिर कोई भी क्रॉप गुणवत्ता युक्त उत्पाद उसमें प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इन्होंने 99.2 कुंतल प्रति हेक्टेयर गेहूं का जो रिकॉर्ड पैदावार किया, उसके लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा 2014 में कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया। मतलब अपने नारियल का तेल जब जमने लग जाए वो गेहूं बोने का बहुत अच्छा समय। अपन कई बार देखते हैं गेहूं दानी हो गए, कलर खराब हो गया, तो वो या तो उसने किसान ने पानी ज्यादा दे दिया है या फिर प्रकृति ने ऊपर से पानी दे दिया है। दो चीजें होती है कि घी खाओ देसी और ट्रैक्टर लो मेसी। क्या आपके खेतों में प्रति हेक्टेयर 100 कुंतल गेहूं कभी पैदा हुआ है, वो भी रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारी नाशी के इस्तेमाल किए बिना? मैं आपसे फिर पूछता हूं कि क्या आपने कभी अपने खेतों में 100 कुंतल गेहूं की पैदावार प्राकृतिक विधि से की है? यदि नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपका हमारे YouTube चैनल एग्री मास्टरी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से प्राकृतिक विधि से 100 कुंतल गेहूं पैदा करने की पूरी विधिवर तरीके से आपको सब बताएंगे और उस शख्सियत से आपको परिचय कराएंगे जिसने खुद लगभग 100 कुंतल गेहूं अपने खेतों में पैदा किया है। हम जिस विशेष व्यक्ति से आज आपको मुलाकात करने जा रहे हैं उनका नाम है श्री योगेंद्र कौशिक जी। उनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के वडनगर तहसील के अजड़ावदा गांव में 1 जुलाई 1952 को हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके गांव में हुई। उसके बाद वडनगर तहसील में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात शिक्षा भोपाल में और बाद की जो ग्रेजुएशन की शिक्षा जो भी उन्होंने भोपाल में प्राप्त की। इसके पश्चात भोपाल में तकनीकी शिक्षा में अध्ययन के पश्चात होशंगाबाद जिले के बुधनी में स्थित भारत सरकार के उपक्रम ट्रैक्टर ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग स्टेशन बुधनी में उन्होंने कृषि पद्धतियों का ट्रैक्टर के द्वारा इस्तेमाल सीखा। बुधनी में ही ट्रैक्टर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के दौरान मैसी ट्रैक्टर के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हुई। मैसी ट्रैक्टर की खासियत को जानकर वो उनको अपने जवानी के दिनों से उसके दीवाने हो गए। बाद में योगेंद्र कौशिक जी ने अपने जीवन काल में पूरी खेती के दौरान अपने आज तक के जीवन में उन्होंने सिर्फ मैसी ट्रैक्टर से खेती की। उन्होंने मैसी ट्रैक्टर की सब डीलरशिप भी चलाई, जहां पर उन्होंने हजारों लोगों को मैसी ट्रैक्टर दिलवाया और उनका मानना है कि खेती में मैसी ट्रैक्टर से बेहतर कोई दूसरा ट्रैक्टर हो ही नहीं सकता। 1972 में जब उनकी ट्रैक्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्टेशन में जब उनकी प्रशिक्षण पूरी हुई तो उनको वहां पर नौकरी का भी ऑफर मिला, लेकिन भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर उन्होंने 1972 में अपने खुद के खेतों में जाकर खेती कार्य प्रारंभ की। इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम श्री योगेंद्र कौशिक जी से आज सीखेंगे कि कैसे हम 100 कुंतल गेहूं पैदा कर सकते हैं। आपने तो यह गाना सुना ही होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। योगेंद्र कौशिक जी ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने खेत को सोने की खदान में बदल दिया। उन्होंने पारंपरिक खेती से खेती की शुरुआत करके आज के समय में प्राकृतिक खेती की उच्च उपज वाली यानी कम लागत वाली खेती में महारत हासिल की है। उनकी यात्रा अपने आप में एक ज्ञान का खजाना है। कृषि में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें कई स्थानीय, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के सम्मान से नवाजा गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख मैं आपको आज बताना चाहूंगा। 2011 में मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा प्रदेश का राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। 2014 में विज्ञान भवन में नई दिल्ली में महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा इनके द्वारा देश के प्रथम गेहूं उत्पादक, मतलब इन्होंने 99.2 कुंतल प्रति हेक्टेयर गेहूं का जो रिकॉर्ड पैदावार किया, उसके लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा 2014 में कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2016 में ICAR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा उन्हें अध्येता सम्मान, फेलोशिप जिसको बोलते हैं, से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017-18 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना में गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी प्राकृतिक खेती को देशवासियों को प्रशिक्षित करने के इनको एक मास्टर ट्रेनर के रूप में चुना गया। अब तक इन्होंने करीब हजारों लोगों को व्यक्तिगत अपने खर्चे पर, व्यक्तिगत अपने जो है प्रयासों से हजारों लोगों को प्राकृतिक खेती इन्होंने सिखाया है। गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी हालोल के कुलपति श्रीमान CK टिम्बड़िया साहब के सानिध्य में
वर्ष 2021-22 में इनकी मुलाकात गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत से हुई और तब से ये प्राकृतिक खेती के महायज्ञ में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। 2022 में योगेंद्र कौशिक जी को याद दे, मतलब ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि एक किसान योगेंद्र कौशिक जी को 2022 में धारवाड़ एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। योगेंद्र कौशिक जी सिर्फ एक किसान नहीं हैं, वह एक प्रवर्तक हैं, एक शिक्षक हैं और एक प्रेरणा है। वे हमारे राष्ट्र के असली हीरो हैं। आज हम इस वीडियो में श्री योगेंद्र कौशिक जी से जानेंगे कि कैसे उन्होंने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए बिना प्रति हेक्टेयर 10 टन गेहूं की पैदावार ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करें। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको ऐसे ऐसे खजानों से आज आपको अवगत कराएगी जिससे आपकी खेत सोने की खदान में बदल जाएगी। यह एक योद्धा की, एक इनोवेटर की सफल कहानी है जिसको जानने के लिए आप तैयार हो जाइए। यह वीडियो सिर्फ एक साक्षात्कार से कहीं अधिक है। यह प्राकृतिक खेती का मास्टर क्लास है। पूरा वीडियो अंत तक देखें। मैं फिर से बोलूंगा दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, छोड़कर न जाइएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ के गए तो आप बहुत सारे अमूल्य जानकारियों से अवगत नहीं हो पाएंगे। आपको पूरे विश्व में श्री योगेंद्र कौशिक जी से बेहतर कोई शिक्षक नहीं मिल सकता है। YouTube पर आपको बहुत सारे गेहूं का उत्पादन करने वाले वीडियो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अपने खेतों में खुद के बलबूते लगभग 100 कुंतल गेहूं पैदा किया है। तो चलिए इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। योगेंद्र कौशिक जी से जानते हैं कि उन्होंने तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आराम की नौकरी करने के बजाय क्यों खेती कार्य में वो जुड़े। किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। मेरा नाम तो योगेंद्र कौशिक, बड़नगर तहसील जिला उज्जैन के ग्राम अजरावदा का किसान, खेती करता हूँ। वर्ष 70-71 में मैंने तकनीकी शिक्षा से कॉलेज बंद किया। उस समय की इच्छा होती है कि मैं भी पढ़ के साफ बन, अच्छी पीसफुल और आरामदेह जिंदगी जीऊं। लेकिन उस समय जिस समय मैं पढ़ रहा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश की जनता को एक आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि एक दिन सोमवार के दिन भारत की जनता जो है उपवास रहे। खाद्यान्न की देश में कमी थी 70 के दशक में, तो एक दिन का खाद्यान्न बचेगा तो इसलिए मतलब उन्होंने कहा बढ़ेगा, इसलिए था। लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो मेरा रुझान और मेरा बैकग्राउंड रहा, उसके आधार पर मेरे मन में एक टीस लगी कि क्या साहब बन के या इंजीनियर साहब बन के बहुत अच्छा महसूस करूंगा या मैं एक अच्छा किसान बन के काम करना चाहता हूँ पेशा मन। तो यूरिया और ये प्रकार का रासायनिक खाद आया, उसी दौरान मैंने भी खेती का शुरू किया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे यहाँ ग्राम सेवक ने 70-71 में मेरे को 2-3 किलो एक यूरिया करके बोले, उस 1-2 पार्टियों में वो स्प्रे कर गया और बोले पानी दे दो। जब 4 दिन बाद लगा कि ये सारे गेहूं से ये 2 पार्टियां बिल्कुल अलग ही चमक रहे हैं, ग्रीननेस ज्यादा है, एकदम हष्ट पुष्ट लगे, तो नाइट्रोजन की, तो ये उस समय की आवश्यकता थी, हरित क्रांति। लेकिन आज हम किसानों ने इस जमीन का दोहन करने के बजाय शोषण आरंभ कर दिया है। हमारे मालूम में जो पूछते हैं, जैसे मालूम पड़ा कि भाई साहब के गेहूं बहुत अच्छे हुए, तो वो उनके हलियों से नौकरों से पूछेंगे, जब पूछ रहे खाद कितनो दे दो, तो पटेल साहब का हली बताता है कि 2 थैली बीघो डालियो साहब, मतलब 10 थैली प्रति हेक्टेयर, मतलब आवश्यकता से अधिक। तो जरूरत से ज्यादा तो कोई चीज अति तो बहुत ज्यादा आप लड्डू बाफले भी खा लेंगे तो भी कष्ट आएगा। तो इस जमीन को हमने बिगाड़ दिया है। उन्होंने भी अपने आप को मूव किया, हमारे लोग वैज्ञानिकों ने भी इसको किया, तो जैविक खेती पे आओ। लेकिन सर आप बताएं कि केचुआ खाद, मेरे पास 50 बीघे जमीन है, अब 1 बीघे में केचुआ खाद कम से कम 1 टन तो चाहिए। तो अब मैं कम से कम 1 टन की बात करूं 1 बीघे में, तो 1 टन गोबर कहाँ आज किसान के पास। तो आज हमको जहाँ 10 टन खाद गोबर की जरूरत है, वो हम अगर घनजीवामृत बनाएंगे प्राकृतिक, तो 1/2 टन ही बहुत है। लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए अगर आपने 2-2 कुंटल के हिसाब से अगर अपन मानेंगे तो 1 टन से आपने शुरुआत, 1 टन तो बहुत हो जाएगा प्रथम वर्ष। और मेरे यहाँ तो आज ये स्थिति है कि कोई कुछ जरूरत ही नहीं। आपकी खेती कार्बन परसेंटेज कितनी है? मेरी 2.1 है। अरे वाह,
2.1 जबकि पूरे भारत का हाँ। 6.5 के नीचे चल रहा है। एक गाय हमारी 20 बीघे जमीन मतलब 4 हेक्टेयर के लिए बहुत होती है। तो गेहूं की जो आप खेती करते हैं, तो गेहूं की खेती में प्राकृतिक खेती आपने जो की, उससे आप उसके बारे में गुणवत्ता के ऊपर क्या फर्क पड़ा, उत्पादन के ऊपर क्या फर्क पड़ा, वो थोड़ा बताइए विगतवार। देखिए साहब, जब खेत में कार्बन का परसेंटेज, माइक्रोन्यूट्रिएंट का परसेंटेज अगर स्थिर हो जाता है तो फिर कोई भी क्रॉप गुणवत्ता युक्त उत्पाद उसमें प्राप्त किया जा सकता है, केवल प्राकृतिक प्रकोप से महाकाल बचाई। किसान आज भी बीज और अनाज का अंतर नहीं समझते। हमारे यहाँ जो स्टॉक है उसमें से हम खा भी रहे हैं और उसी में से हम बो देंगे साफ करके, ये समझना पड़ेगा। गेहूं का अगर हम माने तो गेहूं का बोने का किसानों को 4 बार होना चाहिए। ब्रीडर के बाद फाउंडेशन, फिर F1 F2 तक आप जा सकते। मतलब ब्रीडर आपने लिया है तो ब्रीडर तो कम मिलेगा और थोड़ा महंगा भी, फिर उसका मल्टीप्लाई करके आप फाउंडेशन बना दें, फाउंडेशन का विस्तार करें, फिर F1 का विस्तार करें, फिर F2, ये यहाँ तक। इसके बाद मैं फाउंडेशन को स्टोर कर लूं तो कितने साल तक उसको बीज के रूप में रख सकता हूँ? 2 साल उसको बोल दें, क्या दिक्कत है? 10-20 किलो बीज लगेगा आपको, फिर दूसरा हो जाएगा। मेरे यहाँ औसत इसी प्रकार का होता। मेरे यहाँ 50 बीघे में लगभग 20 बीघे 25 बीघे में हर साल ब्रीडर लगता है। तो उसके पहले उसके बारे में बताइए, जो कृषि कर्मण अवार्ड आपको कब मिला? मेरे को 2014 में मिला था। 2014 में हाँ, कृषि कर्मण अवार्ड जी। जो गेहूं उत्पादन में देश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है उसको ये। और डॉक्टर की डिग्री कैसे मिली आपको? डॉक्टरेट तो साहब मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ कृषि के क्षेत्र में। हाँ। बस ये हाथ की निशान और खेत में काम करने की पद्धति से धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ऐसा लगा और कि उन्होंने मुझे बुलाया धारवाड़ में उनके कन्वोकेशन में और मेरे को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। अब तक आप मतलब फिर से हम लोग गेहूं की खेती के बारे में आते हैं। जी, गेहूं की गुणवत्ता युक्त बीज। तो बीज और अनाज का अंतर किसान समझे। बीज होता है, अनाज। फिर बीज की जो है बोने का समय, ये भी है। जैसे कोई गेहूं अगेती का है, पिछेती का है, समय से बोने का है, जो नवंबर के प्रथम सप्ताह तक गेहूं बोना है। अगर आप उसको अक्टूबर में बो देंगे, आधे अक्टूबर में, और उसको 6-8 पानी दे दें, कितना भी जीवामृत दे दें, कितना भी रासायनिक खाद दे दें, वो उत्पादन दे ही नहीं सकता है। बोनी का समय ये भी बहुत आवश्यक है, तो उचित समय पे उचित समय में। तो हमारा ऐसा कहना है कि ये खोपरे का तेल जिस दिन कांच की शीशी में जमने लग जाए, या सीताफल की पत्तियां निकल, मतलब अपने नारियल का तेल जब जमने लग जाए, वो गेहूं बोने का बहुत अच्छा समय। बहुत छोटी छोटी बीज है। अब आज भी हमारे यहाँ प्रचलित है, गेहूं को कितना भी गहरा डाल दो, शिडिल चाहे इतनी भी गहरी चली जाएगी, इतनी भी गेहूं निकल जाएगा। लेकिन वो जितने बल खा के निकलेगा उतनी बालियां कम लेगा, वो नंबर ऑफ टिलेज कम हो जाएंगे। इसलिए गहराई का भी 2 से 2.5 बस ये सेंटीमीटर तक का इसका होना चाहिए। तो बीज की गहराई, फिर बीज दर। जब मैंने खेती शुरू की थी 72-73 से, तब मेरे यहाँ भी ये था 2 मन बीघा और 2 मतलब 40 किलो बीघा, मतलब 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अब आज वैज्ञानिक ने 100 किलो का एक रिकमेंडेशन दिया। 100 किलो 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर मतलब 20 किलो। और आज भी कई क्षेत्र में 50-50 किलो बीघा मतलब 2.5 कुंटल सीड रेट से बोल देते हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर जब किसान पानी देता है तो इसकी क्राउन रूट डेवलप होती है बोनी के 18 से 20 दिन में। शीर्ष जड़ जिसको बोलते हैं, मेन जो 18 से, उस समय गेहूं में पानी देना बहुत आवश्यक। हर 20 दिन में आप दें, हर 20 दिन। हाँ, जब फ्लैग स्टेज हो, एक झंडी जैसा पत्ता निकलता है आपके संज्ञान में, उस समय पानी देना। मिल्किंग स्टेज, जब उसमें दूध पड़ रहा वो उस समय बहुत, जिनके यहाँ कम पानी है वो 20 दिन में पानी दे दे, फिर उसको प्रकृति पे छोड़ दे भले। या कई जो 2 पानी के गेहूं होते हैं, कम पानी वाले, बायारनी खेती वाले, उनको 20 दिन वाला पानी दे दो और मिल्किंग स्टेज वाला दे दो। मतलब एक बार 20 दिन देने के बाद और दूसरे लास्ट बार जो है मिल्किंग स्टेज। हाँ, मिल्किंग स्टेज 2 ही पानी देने, 2 ही पानी। जो वैरायटी
कम पानी कम पानी की, और जो ज्यादा जो ज्यादा वैरायटी है हर 20 दिन में आप देते तो हैं, हर 20 दिन में दे तो काका मतलब 5 पानी का 5 दीजिए। पानी हो जाता 100 दिन का हो हाँ। तो 5 पानी का बस दीजिए। मिल्किंग स्टेज के बाद जैसे ही उसमें दूधिया अवस्था में आपने पानी दिया, जी उसके बाद छोड़ दें। फिर अगर आपके पास पानी गया तो उसकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी, गेहूं का कलर फीका हो जाएगा, फिर उसके बाद पानी देने की जरूरत नहीं। अपन कई बार देखते हैं गेहूं दानी हो गए, कलर खराब हो गया, हाँ, तो वो या तो उसने किसान ने पानी ज्यादा दे दिया है जी। या फिर प्रकृति ने ऊपर से पानी दे दिया है, 2 चीजें होती है। सर एक चीज और बताइए आप कि आपने हम लोग जैसे आप प्राकृतिक गेहूं उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारे किसानों को ये भी समझाइए कि जो लोग रासायनिक करते हो तो बार बार जो है हाँ यूरिया डी अच्छा मैं तो उसकी जगह आप लोग क्या क्या करते हैं? एक विषय छूट गया सर, हाँ, मैं क्षमा चाहूंगा, उर्वरक प्रबंधन हाँ, जिसको उर्वरक कहना चाहिए। प्रबंधन के विषय में हाँ। बताएं। उर्वरक प्रबंधन रासायनिक वाला तो अलग ही हो गया, वो जो भी करना नहीं है, उसके बारे में कहते हैं करते हैं, उसमें नहीं। हम आप अपनी खेत में जो मैं ये 10 मेरे 10 यहाँ टन की पैदा किए मेरे यहाँ की पद्धति बताता हूँ कि फसल लेने के बाद जी जब हम खेत को हाँकते जोतते हैं तो हम 1 से 1.5 कुंटल के बीच सबसे पहले तो उसमें घन जीवामृत मिट्टी में डालते हैं और फिर हाँक जोत देते हैं। 1 से 1.5 टन पर हेक्टेयर। अरे 1 से 1.5 कुंटल पर कुंटल। बीघा। अच्छा पर बीघा। हाँ, मतलब ये मान के चले कि 5-6 कुंटल पर हेक्टेयर, बराबर। 6-7 कुंटल ऐसा गोबर का तो कोई मोल है ही नहीं। और लोग गर्मी में खाद डालते हैं, हम लोग बरसात में खाद डालते हैं। अच्छा ये भी अंतर है। अभी डाल देंगे गेहूं निकलने के बाद तो वो गोबर तो और धूप वेस्ट हो में जाएगा। वेस्ट हो जाएगा। किसान भाई भी ध्यान दीजिएगा, ये हाँ। बहुत बड़ी भूल हम लोगों से होती है कि हम लोग अभी जब गर्मी आता है तो आप लोग जो उसमें गोबर का वो ढेर जाके कर आते हैं खेत में और फिर चला देते हैं कल्टीवेटर, तो उसके गुण जो है वो सब चले जाते वो हैं। तो सब चले ही जाते हैं, तो सूख जाता है। सूखी कोई भी चीज उसका कोई उसमें रह नहीं वो जाता, सब माइक्रो उसमें नहीं न्यूट्रिएंट्स रहता। खत्म हो जाते हैं माइक्रो। और प्राकृतिक खेती क्या है? जीवो जीवस्य जीवनम और जीवो जीवस्य भोजनम। जीव ही जीव का भोजन है और जीव ही जीव का जीवन है। अभी हम लोग उर्वरक प्रबंधन हाँ। उर्वरक प्रबंधन के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ हम लोग एनपीके तो डालेंगे नहीं, हाँ। यूरिया डालेंगे नहीं, तो हम लोग एक आपने बताया कि हम लोग घन जीवामृत से जीवामृत स्टार्ट से होता है। स्टार्ट करेंगे जो है अपना 5 बीघे में हाँ। 10 कुंटल मान ले, 1 टन मान ले। 1 टन मान लेते हैं मैक्सिमम। ले 5 कुंटल 500 किलो से लेके 1 कुंटल 1 टन तक जो है अपने हाँ। हम लोग दे सकते हैं। घन जीवामृत उसमें खेत में डाल एक डाल दिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर हकाई जुताई करके और पलेवा करके बोना है तो पलेवा करके बो देते हैं, और रोटावेटर करके सूखे में बो के पानी देना हो तो सूखे में बो के पानी देना। तो ये हो गया मतलब एक ही बार। उसके बाद फिर आप लोग जो है ये जो अपना ये जीवामृत चलता है ना, फिर जीवामृत है पानी के साथ पानी के साथ डंचिंग होता रहता है। हाँ। और अगर 5 बार पानी दिए तो 5 बार 5 बार जाएगा। और 2 बार इसके अलावा स्प्रे भी मैं तो कराता हूँ। स्प्रे कितने दिनों में देते 15-15, 20-20 दिन में क्या है कि 4-6 दिन में 5 दिन में जीवामृत तैयार हो जाता है। हैं? जी और 1000 लीटर की टंकी में डालना है। जी ट्रैक्टर एक जगह खड़ा कर देना है, 3 बंदे जाएंगे, फरर 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 कर देंगे। तो ये इस तरीके से मतलब आपने मतलब उर्वरक नियंत्रण भी उर्वरक को भी समझा दिया और अपने कीटनाशक हाँ, की जगह जो है अपने ये सारे जीवामृत इन दोनों के बीच में एक कड़ी और है। और कौन सी कड़ी? जब हम बीज बोते हैं जी तो बीजामृत, पहला काम तो वही पहला है। काम तो वहीं से शुरू Yes. होगा। पहला काम गंजीवामृत डाला, जी फिर बोने की तैयारी के पहले बीज को बीजामृत से शोधित कर लिया ताकि इसमें किसी भी प्रकार के जड़ जनित रोग, भूमि जनित रोग न आए। जी गोमूत्र, गोबर और ये सारा थोड़ा सा चूना होता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा सामग्री लगती नहीं, 50-40 ग्राम चूना जी और गोमूत्र और गोबर केवल शोधित करना है। तो शोधन से जड़ जनित रोग भी नहीं लगेंगे और भूमि जनित रोग भी नहीं लगेंगे। भाई 2 ही चीजें हैं रोग लगे, या तो जड़ जनित रोग है जो आपके उन बीजों में कीटाणु छिपा है, जी या फिर आपकी भूमि में वो कीटाणु को जो आपकी जड़ों को खा जाते हैं। तो काका ये अब समझ लिए हम तो कि मतलब अपने लोगों ने मतलब जो कीटनाशक के लिए हम लोगों ने जीवामृत इस्तेमाल कर लिया और बीज को बीजामृत कर दिए, और उसके बाद खेती के लिए मतलब जो उर्वरक डालने के लिए हम लोगों ने घन जीवामृत घन जीवामृत और जीवामृत सतत चला जी सतत चला।
अब एक प्रश्न और भी उठता है कि जो शाकनाशी, हाँ, ठीक है, उसके लिए जो है मतलब आप लोग कैसे जो मतलब नेचुरल फार्मिंग में वीडिसाइड कैसे करते हैं, वीट को कैसे वीट को कंट्रोल करने के लिए ट्रैक्टर के पतले पहिए हैं, हाँ। उसी ट्रैक्टर से बोलते हैं सीड, जहाँ हमारा सीड्रिल का बीज गिरने का है वहाँ एक पंजी लगा देते हैं और घुमा देते हैं तो वीट कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, एक ही बार करना होता होगा? बस गेहूं में तो एक बार, इसके बाद तो गेहूं बड़े होने के बाद वीट को आने ही नहीं देगा। केवल एक ही चीज आती है उसमें, वो इंद्रजो, वो गेहूं के प्रकार के ही होते हैं, वो बाद में निकाले जा सकते हैं। चलिए, तो ये मतलब हम लोगों ने वीट कंट्रोल बस ये वीट कंट्रोल हो गया। जी, तो अब इस मतलब अगर आपके द्वारा बताए गए सारे चीजों का यदि किसान पालन करे तो 9 से 10 मतलब जो है प्रति हेक्टेयर का पैदावार वो ले सकता है। और ये मतलब हम उस आदमी से मतलब पूछ रहे हैं जिसने ये खुद ले रखा है। आपने खुद जो है 9 से 10 टन का उत्पादन खुद ले रखा है। तो एक चीज और बताइए डॉक्टर साहब कि अपने ने मतलब उत्पादन हो गया, खेत फसल लगा रही है, अब इसकी हार्वेस्टिंग के विषय में और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद जो है मतलब इसकी जो मतलब इसको जो रेसिडुअल होते हैं उसके बारे में भी यदि किसानों को समझाते तो अच्छा था। देखो साहब, हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी उल्लेख है जी कि फसल का कितना भाग किसके लिए है। अच्छा, ऊपर का भाग खाने के लिए, बीच का भाग पशुओं के लिए, और जमीन का वो नीचे का हिस्सा जो है वो जमीन माता के लिए। तो वो लोग आग लगाते हैं, आग लगाने के दुष्परिणाम भी हमारे उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। आपने मैं एक निवेदन करूं किसान भाइयों, आप भी कल्पना करें कि ईंट कैसे बनाता है कुम्हार, उस मिट्टी को ढल के और खूब टेम्परेचर देता है, वो मीट बन जाती है। तो हम इस खेत को आग लगाएंगे तो ये तो मिट्टी मीट बन रही है। आज सारे कहते हैं कि बहुत हार्ड हो गई जमीन, हार्ड का हम हार्ड खुद उसको तपा रहे हैं, तो भट्टी पे जला भी रहे हैं, ऊपर से जो केमिकल इस्तेमाल किए थे वो रासायनिक खाद तो कर ही रहा है, लेकिन हम उसको एक तो करेला कड़वा और फिर उसकी बेल नीम पे चढ़ गई वो स्थिति है। तो हम उसको जलाए नहीं, उसको डिप्लॉइंग करके या रोटावेटर से हो जाएगा वो, तो वो कार्बन परसेंटेज भी बढ़ाएगा। अगर आप जो ये मतलब नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको देख के आपके आजू बाजू के कितने विस्तार में लोगों ने ये नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती चालू की? आप विश्वास मानोगे, अभी 600 से अधिक किसानों से पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं और एक ग्रुप बना रखा है। आज हमको कोई कहता है कि हमको 5000, एक पीढ़ा हमारे पीछे पड़ा है। अच्छा, हमारे हेड जो है मध्य प्रदेश वोहरा जी एपीडा के, एग्री एक्सपोर्ट जोन एपीडा, वो कहते हैं लहसुन दो, गेहूं दो, मतलब विदेश में तो बल्क में चाहिए, जिनकी एक्सपोर्ट पे कितना उतरना है तो उनको तो 500 मेट्रिक टन, 1000 मेट्रिक टन, 2000 मेट्रिक टन बल्क में चाहिए। हम लोग बल्क में वो सामान दे रहे हैं। एक और मतलब स्पष्ट तौर पे बताइए कि 1 हेक्टेयर अगर गेहूं की प्राकृतिक खेती में आपको कितना खर्चा आता है? 1 हेक्टेयर की प्राकृतिक खेती में गेहूं की ये आप मान के चलें कि उसमें हार्वेस्टिंग और बोना और सारा जोड़ के अगर अपन करें जी तो 15,000 रुपया। और वहीं पे जो लोग केमिकल वाला खेती कर रहे हैं, जो है सब रासायनिक खातर डाल के कर रहे हैं, उनको कितना आता होगा? उनका 40 से 40,000 रुपया, और आपका वहाँ पे आ रहा है सिर्फ 15,000, मतलब 25,000 रुपए का तो शुद्ध मुनाफा जो है केवल इससे हो जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे यहाँ अभी मेरा अकाउंट नंबर कई लोगों ने ले लिया है। मेरे यहाँ प्रति वर्ष हार्वेस्ट होने से पहले 100, 150, 200 कुंटल का पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है। तो अंतिम संदेश के रूप में आप हमारे सारे किसानों जो ये हमारा चैनल देखेंगे उनको आश्वस्त करें कि आप इसमें वो खुल के आगे बढ़ें, और जिससे जो है मतलब उनको ये मतलब उनकी आमदनी भी कम नहीं होगी और खर्चा जो है कम हो जाएगा। ठीक कर के देखे, एक आधा बीघे में कितना घाटा उठा लेंगे। यार भगवान ने अगर महाकाल ने जिंदा रखा तो 1-2 किसान है आप ऐसे चिन्हित कर रखो आपकी कर्म भूमि पे कि अगले वर्ष में उनको अक्टूबर में आके उनको वहाँ करूँ और एक मॉडल बनाए। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया आदमी मेरे बहुत अच्छे लेक्चर देने से या इनके बहुत अच्छे लेक्चर देने से नहीं सुधरेगा, वो जब देखेगा करे यार। मैं काम करूंगा, मैं किसानों को अगली बार मेरा खुद का वहाँ पे 2 बीघा का लैंड है मेरा, तो मैं आपको उसमें आमंत्रित करूंगा। हम लोग पहले उस लैंड में ही आपके द्वारा मतलब सिखाए गए विधि से मैं वो खेती करूंगा,
और भी 4-5 किसानों के खेतों में जाके ये हम लोग करेंगे। गेहूं का बीज मैं लाऊंगा और उस 2 बीघे में केवल हम 20 किलो ही बोएंगे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये लहू में हलचल जवान में आवाज डालेंगे, ये कृषिविद ही हमारी मृदा में जान डाले। ये कृषिविद ही हमारी मृदा में जान डालेंगे। 140 करोड़ जनता का सवाल है जनाब, इनके पेट में किसान ही रोटियां डालें। वाह, इनके पेट इसमें किसान ही रोटियां डालेंगे। बहुत बहुत अच्छा। तो मेरा जीवन 1970-71 से शुरू किया। ये मेसी ट्रैक्टर, इसका जो लिफ्ट सिस्टम है ये वाकई बीज बोने के लिए तो इतना बढ़िया है कि मैंने भी देश दुनिया के कई ट्रैक्टर देखे। TTNTS बुधनी, ट्रैक्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्टेशन बुधनी में मैंने ट्रेनिंग भी की और ट्रेनिंग के बाद महाकाल की ऐसी कृपा रही, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। तो बुधनी टेस्टिंग में तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर गुप्ता थे। गुप्ता जी ने मेरे को कहा 71 में कि नौकरी करना चाहते हो तो आवेदन दे दो। और एक उस समय ऐसा कोई बहुत बड़ा वो इशू नहीं था, नौकरी आवेदन दिया और ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन शायद मेरे भाग्य में वो नहीं था खेल, और मैं चाहता भी नहीं था कि एक किसान का बेटा इंजीनियर या नौकरी करे सरकारी। मैंने खेती शुरू की और मेरे जीवन में सबसे पहले ये ट्रैक्टर उस समय सर मैं आपको बताऊं 5-5 साल नंबर लगाने के बाद आता था। और इसको सरल करने के लिए जब मैंने इसको खरीदा उसके बाद से तो मेरे मन में इसके प्रति इतनी रही कि मैं लोगों के बीच भी रहूं। तो 2001-2 से 8-9-10 तक मैंने सब डीलरशिप भी रखी और बड़नगर और खाचरोद उज्जैन जिले के 2 विकास खंड में लगभग पूरे जिले में मैंने 600 ट्रैक्टर बेचे। यही कहूंगा किसान भाइयों का कि घी खाओ देसी और ट्रैक्टर लो मेसी। सभी किसान भाइयों को राम राम। राम राम, धन्यवाद।